आज के मुख्य समाचार। हत्या के आरोपी को 20 साल बाद काशीमीरा क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बोल दी ऐसी बात जिससे उद्धव ठाकरे और भड़क गए। नवी मुंबई के तलोजा में कस्टम आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त ने 538 करोड़ का ड्रग्स नष्ट किया। शिवसेना सांसद राउत ने कहा महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख बेदाग। मुंबई, मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम ने साल 1994 में काशी मीरा के पेनकरपाड़ा परिसर में मौजूद मारवाड़ चाल में रहने वाले राजनारायण प्रजापति की पत्नी और उसके 4 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या करने वाले 3 आरोपियों में से एक आरोपी को 28 साल बाद उस वक्त मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जब वो कतर से नौकरी पूरा होने के बाद भारत वापस आ रहा था। क्राइम ब्रांच 1 के डीसीपी अविनाश आम्बुरे से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी राजकुमार चौहान ने अपने रिश्तेदारों अनिल सरोज, सुनील सरोज के साथ मिलकर मामूली विवाद में 16 नवंबर 1994 को 27 साल की जगरानी देवी, 5 साल के प्रमोद, 3 साल पिंकी, 2 साल के पिंटू और 3 महीने के लड़के की चौपर और चाकू से वार के निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या के बाद से तीनों आरोपी फरार हो गए थे। हत्याकांड के बाद काशी मीरा पुलिस ने आरोपियों की काफी तलाश की मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। 2021 में काशी मीरा की क्राइम ब्रांच 1 की यूनिट ने मुखबिर से मिली सूचना के दोबारा मामले की जाँच शुरू की और आरोपी की धरपकड़ और जानकारी प्राप्त करने के लिए यूपी के वाराणसी गई थी। उस वक्त पुलिस को यह जानकारी मिली कि आरोपी राजकुमार चौहान 2007 से सऊदी जाकर नौकरी कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले आरोपी का पासपोर्ट बरामद किया। उसके बाद उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर उसकी धरपकड़ के लिए एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया। जैसे क्राइम ब्रांच 1 यूनिट को यह पता चला कि आरोपी राजकुमार चौहान कतर से इंटरनेशनल फ्लाइट के माध्यम से मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाला है। पुलिस ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिलकर उसे गिरफ्तार कर तांबे में लिया। जिस वक्त आरोपी राजकुमार चौहान ने हत्याकांड को अंजाम दिया था उस वक्त उसकी उम्र 19 साल की थी। इसके 2 आरोपी आज भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। मामला है हत्या के आरोप पकड़े गए 28 साल बाद, क्या मामला है? 1994 की घटना है। बेसिकली काश्मीरा पुलिस स्टेशन में 17/11/1994 में भारवड़ चाल पेनकरपाड़ा में राजनारायण प्रजापति जो फिरियादी थे उनके फिरियाद पे 3 लोगों के ऊपर मर्डर का गुना दर्ज हुआ था। उसमें ये जो मर्डर था बहुत ही सीरियस प्रकार का मर्डर था जिसमें फिरियादी की जो पत्नी है जगरानी देवी प्रजापति और उनके जो 4 बच्चे हैं उसमें 3 बच्चे, एक 5 साल का, एक 3 साल का, एक 2 साल का और एक छोटा 3 महीने का बच्चा, ऐसे 4 बच्चे और उनकी पत्नी, ऐसे 5 लोगों की हत्या चाकू और चॉपर से लेके उनकी हत्या हुई थी। इसके तहत काश्मीरा पुलिस स्टेशन में उस वक्त में 302, 452, 201, 34 आईपीसी के तहत गुना दाखिल हुआ था। इसका इन्वेस्टिगेशन जारी था। इस हत्याकांड में 3 आरोपियों के नाम थे जिनका नाम था अनिल सरोज, सुनील सरोज और राजकुमार अमरनाथ चौहान। ये तीनों भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और इनका जब से गुना हुआ था तब से ये लोग तीनों भी फरार थे। 2021 में हमारे यूनिट 1 ने इसकी वापस जांच करना शुरू की, इसका वापस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया और हमारी टीम वापस उत्तर प्रदेश जाके जो यहाँ के जो लोकल के जो एड्रेसेस थे वहाँ पे जाके उनकी पूछताछ करना चालू की। पूछताछ के दरमियान हमें पता चला कि राजकुमार चौहान नाम का जो 3 नंबर का जो आरोपी था वो हमेशा काम के सिलसिले में परदेश मतलब आउट ऑफ इंडिया गया है, ऐसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली। तो वहाँ पे हमारे लोकल सोर्सेज से हमने इन्फॉर्मेशन डेवलप करते गए। इन्फॉर्मेशन पता लगा कि वो 2007 से इंडिया के आउट ऑफ इंडिया गया है काम के सिलसिले में और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जैसे कतार है, सऊदी अरेबिया है, अबू धाबी है, यहाँ पे वो काम के सिलसिले में गया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली। उसी इन्फॉर्मेशन के तहत हमने उसके काफ़ी निजी इन्फॉर्मेशन हमने निकाली, पासपोर्ट के नंबर निकाले और बाकी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के हमने 2021 में उसके ऊपर लुकआउट नोटिस हमने जारी किया। इसी लुकआउट नोटिस ये सब इन्फॉर्मेशन वहाँ के जो
यूपी के नंबर निकाले और बाकी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के हमने 2021 में उसके ऊपर लुकआउट नोटिस हमने जारी किया। इसी लुकआउट नोटिस ये सब इन्फॉर्मेशन वहाँ के जो यूपी के एसटीएफ है उन्होंने भी हमें इस कार्य में हमें काफ़ी हमें सहकार्य किया, मदद की। और कल 29/12 को जो ये राजकुमार अमरनाथ चौहान है जो कतार से मुंबई आ रहा था, तो मुंबई एयरपोर्ट में आने के बाद में वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने उसको पकड़ के हमारे ताबे में उसको दिया है। सर, हत्या की वजह क्या? हत्या की जो 94 की जो इंसिडेंट हुई थी उसमें जो फिरियादी की पत्नी थी, जो मयत महिला थी, उनका ये जो तीनों आरोपी उनके साथ में झगड़े हुए थे और बच्चों का आपसी में झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के वजह से दोनों आपस के बगल बगल में रहते थे, तो उसके तहत उनका झगड़ा हुआ था और वो झगड़े के वजह से वो हत्याकांड हुआ था, ऐसा हमें पता है। सर, हत्यारे की तब उम्र क्या थी और अभी कितनी उम्र है? हत्यारे की उम्र अभी करीबन 45 इयर्स के करीबन है और उस वक्त में करीबन उनके 19 साल की करीबन उनकी उम्र है। सर, इसमें कितने आरोपी कुल थे और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? 3 आरोपी थे, उसमें से एक आरोपी अभी कल हमने गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। 2 आरोपी इसमें आज ही फरार है। जी, और ये कामगिरी हमारे यूनिट 1 के पीआई अविराज कुराडे और उनकी पूरी टीम, और उसमें विशेष जो हमारे हेड कांस्टेबल है पुष्पेंद्र थापा, उन्होंने उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी और उसके तहत हमारी पूरी टीम करीबन 10 दिन यूपी में जौनपुर जिला वाराणसी, वहाँ के जो एसटीएफ के फोर्स के वहाँ के आला अधिकारी है, उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया। इसके तहत हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में हमने काफ़ी इसमें लीड डेवलप करते गए और कल हमें ये सफलता मिल गई। सर, इस केस को सॉल्व करने में 28 साल लगे, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखो, काफ़ी केसेस उसमें ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे आरोपी फरार हो जाते हैं, आरोपी मिलते नहीं है, उसमें काफ़ी इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत बार आरोपी का ठाव ठिकाना मिलता नहीं है। जहाँ पे उनके नेटिव विलेज रहते हैं वहाँ पे भी नहीं मिलते हैं, कहीं निकल जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूसली चलते रहता है और जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है उसके ऊपर हमेशा अपनी पुलिस फोर्स उसमें वर्क करके उसमें कामगिरी करती है। मुंबई शिवसेना भले ही टूट चुकी है, एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ जाकर सीएम बन चुके हैं, लेकिन राजनीतिक वार पलटवार कम नहीं होता दिख रहा है। एनडीए सरकार के जाने के बाद से इन हमलों में और तेजी देखी गई है। अब देवेंद्र फडणवीस ने ऐसी बात बोल दी है जिससे उद्धव ठाकरे और भड़क सकते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि वो उनकी नाक के नीचे से 50 विधायक ले उड़े। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए फडणवीस ने कहा, हम 32 वर्षीय व्यक्ति आदित्य ठाकरे से नहीं डरते हैं और यहाँ तक कि उनके पिता उद्धव ठाकरे से भी नहीं। हम उनकी नाक के नीचे 50 विधायकों को उड़े। वे कह रहे थे कि मुंबई जल जाएगी, माचिस की तीली नहीं जली। भाजपा नेता आदित्य ठाकरे के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कहा था कि राज्य सरकार एक 32 साल की उम्र वाले लड़के से डर गई है, इसलिए उन्हें निशाना बना रही है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। चुनाव के बाद सीएम पोस्ट पर विवाद हुआ और उद्धव ठाकरे कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन करके सीएम बन गए। कुछ महीनों बाद शिवसेना को एकनाथ शिंदे ने तोड़ दिया और बीजेपी के साथ मिलकर सीएम बन गए। शिवसेना को तोड़ने का आरोप बीजेपी पर लगते रहा है। नवी मुंबई के तलोजा में जोन 3 अंतर्गत 140 किलो का ड्रग्स नष्ट किए गए, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तकरीबन 538 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नए साल के मद्देनजर लोगों में नशा करने की काफी चाहत रहती है और इन्हीं कारणों से इस तरह के ड्रग्स आदि नए साल के मौके पर काफी मात्रा में सप्लाई होती है। इस्तेमाल जो पेडलर्स हैं वो क्यों करते, क्या इसे सेफ जोन मानते हैं या फिर किस तरीके से इसको
वो इस्तेमाल करते हैं ताकि यहाँ से निकाला जा सके, और क्या निकल सकता है क्या? मुझे जो लगता है कि वो एयरपोर्ट से जो है ना, वो दे फील कॉन्फिडेंट कि वी विल बी एबल टू बाईपास द कस्टम्स चेक्स एंड ऑल दैट। जो छोटी छोटी क्वांटिटी में लाते हैं, कभी रेक्टम में कंसील करके, कभी नए इंजीनियस बोट्स में कंसील करके लाते हैं। तो कभी आप देखेंगे तो कभी वो जो है वो बुक कवर में छुपा रखा है, कभी नए नए मोड से लाते हैं। लेकिन हमारे अधिकारी भी जो है काफ़ी सक्षम रहते हैं, तो उनको भी पता है, और हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो वी आर क्वाइट श्योर दैट वी कैच होल्ड ऑफ द मैक्सिमम ऑफ द नंबर। 31 को ज्यादा इंडिया की तरफ में ये सब ड्रग्स की चीजें आ रही हैं। डू यू थिंक कि न्यू ईयर की वजह से काफी ज्यादा ड्रग्स यहाँ पर आने लगे हैं? It is very difficult to correlate or say pinpointed as reply to this question. But in general, yes, we need to be very careful and alert to smuggling that is taking place from all kinds of means. एयर ड्रग्स को लेकर के हमको और सतर्क रहने की जरूरत है। नहीं, अभी आपने शायद देखा होगा कि रिसेंट पास्ट में हम लोगों को जो है बहुत अच्छी कामयाबी मिली है। DRI ने बहुत बड़े बड़े केसेस किए हैं बॉम्बे में। एयरपोर्ट पे भी आप लोग पढ़ते रहते हैं। तो माने हम लोग जो है कस्टम डिपार्टमेंट ऐसा पूरी तरीके से ड्रग्स मैनेज को कम्बैट करने के लिए सजा है, सतर्क है, क्योंकि 31 को लेकर अमूमन देखा जाता है मुंबई से महाराष्ट्र भर में बहुत सारी ड्रग्स पार्टियां होती है, और उसके लिए अलग अलग तरीके की ड्रग्स का इस्तेमाल होता है जो कि बाहर से आती है। ऐसे में कस्टम डिपार्टमेंट कितना सतर्क है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, हम 31 हो या ना हो, कस्टम डिपार्टमेंट हमेशा सतर्क रहता है। और कल के हिसाब से मैं समझता हूँ कि पुलिस का भी काफ़ी व्यापक बंदोबस्त है। तो पुलिस डिपार्टमेंट एंड एवरी अदर एजेंसी क्वाइट अलर्ट। थैंक यू। मुंबई। शिवसेना सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख बेदख हैं, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों के शिकार बन गए हैं। राउत ने देशमुख से मुलाकात की। देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर अलग अलग मामलों में लगभग 14 महीने सलाखों के पीछे बिताने के बाद इस सप्ताह के शुरू में रिहा किया गया था। देशमुख के आवास पर निजी बैठक के बाद देशमुख और राउत मीडिया से बातचीत करने आए। हालांकि एनसीपी नेता और उनके परिवार ने कोई टिप्पणी नहीं की। ईडी के एक मामले में 110 दिन जेल में बिताने के बाद नवंबर में जमानत पर रिहा हुए संजय राउत ने कहा, मैंने उसका अनुभव किया है जो देशमुख 1 साल से अधिक समय से झेल रहे हैं, इसलिए मैं विशेष रूप से उनसे मिलने आया था। कई दशकों के सार्वजनिक जीवन में अपनी लंबी पारी के दौरान उन्होंने कई नेताओं के साथ काम किया है और हमेशा साफ छवि रही है। राउत ने कहा कि उनकी तरह देशमुख को भी संघीय जांच एजेंसियों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा निशाना बनाया गया, जिन्हें महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड, बिहार और अन्य विपक्षी शासित राज्यों में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ तैनात किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमने यहाँ 2.5 साल तक शासन किया है। हमने यूपीए सरकार के 10 साल को भी करीब से देखा है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न जांच एजेंसियों के खुलेआम दुरुपयोग के माध्यम से जिस तरह से अब किया जा रहा है, उस तरह से कभी भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को परेशान नहीं किया गया था। हमने कभी अपने शत्रुओं के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया। शिवसेना नेता ने कहा कि ये कानून मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादियों या राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए बनाए गए थे, लेकिन इनका इस्तेमाल सबसे अमानवीय तरीके से राजनीतिक बदला लेने के लिए देशभक्त व्यक्तियों के खिलाफ किया जा रहा है। राउत ने यह स्पष्ट किया कि यह अब कानूनी लड़ाई है और वह और देशमुख दोनों इसे न्याय के लिए देश की न्यायपालिका में अपने पूर्ण विश्वास को दोहराते हुए तार्किक अंत तक अदालतों में लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।